हाय एवरीवन। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आईटीआर भरते टाइम पे कौन से पर्सन को कौन सा फॉर्म सेलेक्ट करना होता है। अगर गलत फॉर्म सेलेक्ट करते हो तो उस केस में आपकी रिटर्न क्या हो जाएगी? इनवैलिड हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी सैलरीड पर्सन है और इंडिविजुअल है। कोई भी सैलरीड पर्सन है और इंडिविजुअल है तो उस केस में आपका कौन सा फॉर्म लगेगा? या तो आईटीआर 1 लगेगा या फिर आईटीआर 2 लगेगा। तो आईटीआर 1 किस केस में लगेगा? तो देखिए, आपको इनकम हो रही है, कौन कौन सी इनकम हो रही है? सैलरी या पेंशन की इनकम हो रही है, वन हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो रही है, उसके बाद में आपको अदर सोर्स की इनकम हो रही है और एग्रीकल्चर इनकम हो रही है अप टू 5,000 तक, 5,000 या उससे कम तक। तो उस केस में आप ITR 1 भर सकते हो। लेकिन इन सब की जो टोटल इनकम है, ये सब की इन सब का अगर आप टोटल करोगे तो आपका कितने तक होना चाहिए? वो आपका 50 लाख या उससे कम होना चाहिए, तब आप ITR 1 सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको इनके अलावा कौन सी इनकम हो रही है, अगर आपको पीजीबीपी की इनकम हो रही है या फिर लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग की इनकम हो रही है, तो वो उस केस में आपका ITR 1 फाइल नहीं करना है। तो उस केस में आपको या तो ITR 2 या फिर ITR 4 सेलेक्ट करना होता है। तो देखिए, ITR 1 किस किस केस में अप्लीकेबल नहीं होगा? तो अगर कोई इंडिविजुअल सैलरी पर्सन है, वो अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर है, तो उस केस में आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। अगर आप अनलिस्टेड शेयर्स, इक्विटी इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स वगैरह में डील करते हो, या फिर आउटसाइड इंडिया में आपके पास में कोई असेट है, या फिर आउटसाइड इंडिया में कोई अकाउंट है, उसके आपके पास में क्या है? साइनिंग अथॉरिटी है, या फिर आपके आउटसाइड इंडिया में क्या हो रही है? आपको कोई भी इनकम हो रही है, कोई भी इनकम हो रही है आउटसाइड इंडिया में, तो उस केस में भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। या फिर 194 एन के अंदर आपका TDS कटा है, या फिर आपका इसोप वगैरह का केस है, या फिर करंट ईयर का कोई लॉस है, उसको आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, या फिर लास्ट ईयर का कोई लॉस है, उसको आप करंट ईयर में सेटअप करना चाहते हो, तो उस केस में भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। तो ITR 1 फाइल किस केस में कर सकते हो? अगर कोई इंडिविजुअल है और सैलरीड पर्सन है, और वो भी कौन सा? रेजिडेंट। कौन? रेजिडेंट। रेजिडेंट होना चाहिए। अगर नॉन रेजिडेंट है तो उस केस में 2 जाएगी, 1 नहीं जाएगी। तो यहाँ पे कौन है? ओनली रेजिडेंट पर्सन कवर है। ठीक है। तो आपको कौन कौन सी इनकम हो रही है? सैलरी की, वन हाउस प्रॉपर्टी की, अदर इनकम और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये तक। इनके अलावा अगर आपको कोई और इनकम होती है, जैसे बेटिंग वगैरह वगैरह की इनकम, या फिर लॉटरी वगैरह की इनकम, तो उस केस में 2 जाएगी। और अगर बिजनेस पार्ट टाइम आप जॉब कर रहे हो, पार्ट टाइम आप बिजनेस कर रहे हो, तो उस केस में आपको ITR 4 जाएगी, 1 नहीं जाएगी। तो देखिए, ITR 2 कब जाएगी? जब ITR 1 आप नहीं भर सकते। अगर आप ITR 1 के लिए इन एलिजिबल है, तो उस केस में आप ITR 2 भर सकते हैं। ठीक है। और 2 के अंदर कौन कौन कवर है? यहाँ पे आप इंडिविजुअल और HUF दोनों कवर है, इंडिविजुअल और HUF दोनों कवर है। तो 1 और 2 किस केस में होती है? जब सैलरी के केस में, सैलरी के केस में 1 और 2। किस केस में? इंडिविजुअल के केस में। अब कोई इंडिविजुअल या फिर HUF है जो बिजनेस कर रहा है, कोई इंडिविजुअल या HUF है जो बिजनेस कर रहा है, तो उस केस में ITR 3 जाएगी या फिर ITR 4 जाएगी। अब 4 किस केस में जा सकती है? अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो और पार्ट टाइम आप बिजनेस कर रहे हो, तो आपको सैलरी की इनकम हो सकती है, या फिर वन हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो सकती है, उसके बाद में कुछ अदर सोर्स की इनकम भी हो सकती है, और एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है 5,000 रुपये तक की। इन सारी इनकम को जब आप टोटल करोगे तो वो आपकी कितने तक होनी चाहिए? 50 लाख तक या उससे कम होनी चाहिए। और SSC कौन होनी चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए। कौन होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए। तो उस केस में कौन सा फॉर्म जाएगा? आपका ITR 4। ITR 4। अब जो बिजनेस इनकम होती है, वो आप कौन सी बिजनेस इनकम? 2 तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हो। एक नॉर्मल बेसिस पे और एक आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे। नॉर्मल में क्या होता है कि आप टोटल इनकम लो, उसमें से टोटल खर्चे वगैरह डिडक्ट करने के बाद में जो आपकी नॉर्मल इनकम आती है वो आप डिक्लेयर करते हो, मतलब बुक्स व अकाउंट्स आप मेंटेन करके चलते हो। लेकिन ITR 4 में आप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है प्रिजम्पटिव बेसिस का। प्रिजम्पटिव बेसिस का आपको ऑप्शन मिलता है। प्रिजम्पटिव बेसिस कौन से सेक्शन के अंदर? 44 AD, ADA और AE के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है। तो जब आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हो, तो उस केस में आपको ITR 4 फाइल करना होता है। ITR 4। अब ये वाली कंडीशन वो सेम ही कंडीशन है जो ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ITR 1 के टाइम पे, कि डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स नहीं हेल्ड करने चाहिए, फॉरेन में कोई असेट नहीं होनी चाहिए, फॉरेन में कोई साइनिंग अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए किसी अकाउंट के रिगार्डिंग, आपको कोई भी इनकम नहीं होनी चाहिए फॉरेन में। उसके बाद में इसो वगैरह का केस है, या फिर आपका कैरी फॉरवर्ड और सेटअप का कोई लॉस है, तो उस केस में आप ITR 4 फाइल नहीं करोगे। तो आप 4 किस केस में कर सकते हो? आपको बिजनेस की इनकम, आपको पीजीपी की इनकम हो रही है, लेकिन पीजीपी की इनकम कौन से सेक्शन में आप डिक्लेयर कर रहे हो? प्रेजम्पटिव बेसिस पे। 44 AD, ADA और AE। यहाँ तो यहाँ पे कौन कौन कवर है? इंडिविजुअल भी कवर है, HUF और फर्म।
एलएलपी यहाँ पे कवर नहीं है, एलएलपी यहाँ पे कवर नहीं है। एलएलपी के केस में आईटीआर 5 जाती है, 4 नहीं जाती है। ठीक है, तो आईटीआर 4 किस केस में जाएगी? तो इंडिविजुअल एचयूएफ और फर्म के केस में अदर देन एलएलपी, और वो कौन होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए। तो उस केस में आप आईटीआर 4 जाएगी आपकी। अब अगर आप 4 में कवर नहीं हो और बिजनेस कर रहे हो तो उस केस में आ जाएगी 3, इंडिविजुअल और एचयूएफ। यहाँ पे देखना फर्म कवर नहीं है, जबकि फर्म 4 में फर्म भी कवर होती है। देखिए यहाँ पे 4 के अंदर फर्म भी कवर होती है, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी कवर नहीं होती है। जबकि 3 में केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ ही कवर होता है, यहाँ पे फर्म कवर नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग आप पीजीबीवी की इनकम डिक्लेयर करते हो तो फिर आप आईटीआर जो है वो आप कौन सी आईटीआर 3 फाइल कर सकते हो, आईटीआर 3 फाइल कर सकते हो। तो देखिए 1 2 3 4 डिस्कस कर लिया, अब आईटीआर 5। तो देखिए अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है तो उस केस में कौन सी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी? 2 और 3। तो किस केस में? अगर आपको कोई भी इनकम हो रही है अदर देन पीजीबीपी, पीजीबीपी के अलावा कोई भी इनकम है तो आप 2 फाइल करोगे, और अगर पीजीबीपी की इनकम है तो आप 3 फाइल करोगे। अब 1 और 4 क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सैलरी के केस में तो 1 भी फाइल कर सकते हैं। नहीं, अभी मैंने बताया था कि 1 किसके केस में होती है? केवल रेजिडेंट के केस में। देखो केवल रेजिडेंट के केस में फाइल कर सकते हो 1, नॉन रेजिडेंट के केस में आप 1 फाइल नहीं कर सकते। नॉन रेजिडेंट के केस में आप 2 फाइल कर सकते हो सैलरी के केस में, मतलब कोई भी इनकम हो रही है अदर देन पीजीबीपी। और अगर पीजीबीपी की इनकम है तो उस केस में आप 3 फाइल करोगे, 4 फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि 4 फाइल वही करेगा जो रेजिडेंट है। तो नॉन रेजिडेंट के केस में अगर पीजीबीपी के अलावा अगर कोई भी इनकम है, पीजीबीपी के अलावा कोई भी इनकम है तो उस केस में आप 2 फाइल कर सकते हो। और अगर पीजीबीपी की इनकम हो रही है तो उस केस में 3 फाइल कर सकते हो। अब देखिए एच यू के केस में कौन कौन सी रिटर्न फाइल कर सकते हो? तो आईटीआर 2 फाइल कर सकते हो, 3 फाइल कर सकते हो और 4 फाइल कर सकते हो। 1 क्यों नहीं कर सकते? एच को कोई सैलरी की इनकम थोड़ी ना होती है, सैलरी की इनकम के केस में होती है 1 तो एच को कोई सैलरी की इनकम तो होती नहीं है, तो ऑब्वियसली 1 तो अप्लीकेबल होगा ही नहीं। तो 2 हो सकती है। अब 2 किस केस में हो सकती है आपको? कि पीजीपी की इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर पीजीपी की इनकम नहीं हो रही है, मतलब कोई भी इनकम हो अदर देन पीजीपी, तो उस केस में आप 2 फाइल कर देना। और पीजीपी की इनकम हो रही है तो अगर आप नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हो तो उस केस में 3 फाइल कर देना। और अगर नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, आप इनकम डिक्लेयर करते हो प्रिजम्पटिव बेसिस पे, तो आप आईटीआर 4 फाइल कर देना। तो अब यहाँ पे और भी इनकम कौन सी हो सकती है? सैलरी की इनकम हो सकती है, 1 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो सकती है, अदर सोर्स की इनकम हो सकती है, और एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है टू 5,000। तो उस केस में आपको कौन सा फॉर्म सेलेक्ट करना होता है? आईटीआर 4 फॉर्म सेलेक्ट करना होता है। अगर आप इसमें कवर नहीं हो और बिजनेस की इनकम हो रही है तो उसके बाद में आप 3 सेलेक्ट कर सकते हो। जब 4 में कवर नहीं होते तो 3, पहले आपको 4 में सेलेक्ट करना होता है। अगर 4 अप्लीकेबल नहीं हो रहा तो उस केस में आप 3 में सेलेक्ट कर सकते हो पीजीबीपी। अगर अदर देन पीजीबी है तो उस केस में 2, किस केस में? एचयूएफ के केस में। अब देखिए डोमेस्टिक कंपनी है, कोई भी डोमेस्टिक कंपनी है या फॉरेन कंपनी है तो उस केस में कौन सा फॉर्म लगेगा? आईटीआर 6 लगेगा। ठीक है, कोई भी इंडियन कंपनी हो चाहे फॉरेन कंपनी हो तो कौन सा फॉर्म लगेगा? आईटीआर 6 लगेगा। और 7 भी लग सकता है, आईटीआर 7 भी लग सकता है अगर वो 10 या फिर 1023 सी के अगर में या फिर कोई भी एग्जाम्पशन वगैरह को क्लेम करती है तो उस केस में आईटीआर का फॉर्म 7 भी लग सकता है। तो नॉर्मली कौन सा लगता है? 6 लगता है, नॉर्मली 6 लगेगा। अगर एग्जाम्पशन वगैरह क्लेम करते हो सेक्शन 10 की तो उस केस में 7 भी लग सकता है। अब देखिए सारे फॉर्म हो गए, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 6 भी हो गया, 7 भी हो गया, 5 बचा हुआ है। तो 5 देख लीजिए, 5 किस किस केस में लगेगा? तो अगर कोई फर्म है, कोई भी पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। अब देखिए पार्टनरशिप फर्म के केस में कौन सा फॉर्म डिस्कस किया था? पहले डिस्कस किया था पीजीबी के केस में। देखिए आप 4 भी सेलेक्ट कर सकते हो, या तो 4 सेलेक्ट कर सकते हो या फिर 5, फॉर्म 4 या फिर फॉर्म 5। कौन? पार्टनरशिप फर्म के केस में। फॉर्म कब 4, जो फॉर्म आपका 4 है वो कब सिलेक्ट कर सकते हो? जब आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे इनकम डिक्लेयर करते हो तो उस टाइम पे आप फॉर्म 4 भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर नॉर्मल इनकम पे बेसिस पे नॉर्मल इनकम डिक्लेयर करते हो तो उस केस में आप 5 नंबर आपको फॉर्म सेलेक्ट करना होता है। एलएलपी के केस में तो ऑलवेज ही आपको 5 ही सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि जो आईटीआर फॉर्म नंबर 4 है, जो आपको 4 है वो किसके केस में दे रखा है? ओनली फर्म के केस में दे रखा है, एलएलपी वहाँ पे कवर नहीं होती है। चेक कर लो एक बार, यहाँ पे जो है वो एलएलपी कवर नहीं होती है। देखो अदर देन एलएलपी, एलएलपी कवर नहीं होती, केवल फर्म ही कवर होती है। तो फर्म के केस में अगर आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे इनकम डिक्लेयर करते हो तो 4 आईटीआर 4 लगेगी। और अगर नॉर्मल बिजनेस के अकॉर्डिंग आप पीजीबी इनकम डिक्लेयर करते हो तो उस केस में आपको 5 लगेगी। आगे देखिए कोई एलएलपी है तो एलएलपी ऑलवेज आपको आईटीआर 5 भी फाइल करनी है। उसके बाद एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, कोई लोकल अथॉरिटी है, कोई रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई सोसाइटी है, कोई ट्रस्ट है,
कोई ट्रस्ट है, कौन सा ट्रस्ट है? जो ITR 7 फाइल नहीं करता वो ITR 5 फाइल करेगा। ठीक है। अब 7 कौन फाइल कर सकता है? जो रजिस्टर्ड है, जो ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, जो 10 वगैरह की एग्जाम्शन वगैरह क्लेम करता है। 10 कौन सी? 1023C की एग्जाम्शन क्लेम करता है, तो वो ITR 7 फाइल करेगा। अगर नॉर्मल ट्रस्ट है जो एग्जाम्शन वगैरह या रजिस्टर्ड नहीं है, एग्जाम्शन वगैरह क्लेम नहीं करता, तो उस केस में 5। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में अगर कोई पर्सन की डेथ वगैरह हो जाती है तो उसका स्टेट वगैरह मिलता है, तो उस केस में ITR 5। कोई इंसॉल्वेंट का स्टेट वगैरह है तो उस केस में भी ITR 5। कोई बिजनेस ट्रस्ट है और इन्वेस्टमेंट फंड है तो उस केस में ITR 5 फाइल करनी होती है। अब देखिए पार्टनरशिप फर्म और LLP। पार्टनरशिप फर्म और LLP, तो पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो ITR 4 भी फाइल कर सकती है और 5 भी फाइल कर सकती है। 4 कब? ऑलरेडी ये मैं पहले डिस्कस कर चुका, एक बार और देख लीजिए। तो पार्टनरशिप फर्म जो है वो 4 भी सिलेक्ट कर सकती है और 5 भी। 4 कब? जब वो प्रेजम्पटिव बेसिस पे इनकम डिक्लेयर करती है तो उस केस में वो 4 भी सिलेक्ट कर सकती है, अदरवाइज फिर 5। लेकिन LLP के केस में वो हमेशा कौन सा जाएगा? ITR 5 ही जाएगा। उसके बाद में देखिए लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी कहाँ कवर होती है? या तो ITR 5 या 7। 7 में कब कवर होगी? जब वो एग्जाम्शन वगैरह क्लेम करती है। अगर एग्जाम्शन क्लेम नहीं करती है तो उस केस में कौन सा फॉर्म लगेगा? ITR 5 लगेगा। तो इस अकॉर्डिंग हमने सारे फॉर्म डिस्कस कर लिए कि कौन से पर्सन पे कौन सा फॉर्म अप्लीकेबल होगा। तो जब भी आप ITR फाइल करते हो तो आप करेक्ट फॉर्म को सिलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज आपकी फॉर्म क्या हो जाएगी? इनवैलिड। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। थैंक यू।